23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक बेहद समृद्ध बंगाली परिवार में एक असाधारण बालक का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकीनाथ बोस कटक के मशहूर वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक विचारों की महिला थी, जिनके संस्कारों का सुभाष के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुभाष बचपन से ही काफी बच्चों से अलग थे। वह बेहद गंभीर, तेज और संवेदनशील स्वभाव के थे। उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा कटक के रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में हुई, जहाँ वे हमेशा अपनी कक्षाओं में टॉप किया करते थे। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कोलकाता आ गए, जहां उन्होंने पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में ही सुभाष चंद्र बोस के अंदर राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसका एग्जाम्पल था जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में भारतीय छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले अंग्रेज प्रोफेसर ओटेन का उन्होंने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें कॉलेज से निलंबित भी कर दिया गया था। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा यानी ICS की परीक्षा को पास करे, जिसके लिए उन्हें लंदन भेजा गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए सुभाष बाबू ने दिन रात कठिन मेहनत से उस दौर की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में चौथा स्थान हासिल किया। लेकिन अंग्रेजों की गुलामी करना और उनके बनाए हुए सिस्टम में रहकर देशवासियों पर हुकूमत करना उनके देश प्रेम और राष्ट्रवादी सोच को मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर अपनी अंतर आत्मा की आवाज को बताया और अपनी शानदार नौकरी से इस्तीफा दे दिया। साल 1921 में जब सुभाष चंद्र भारत लौटे तो देश में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। भारत आते ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में खुद को समर्पित कर दिया और कांग्रेस का हिस्सा बन गए, जहां उन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के रूप में अपने राजनीतिक गुरु मिलते हैं। चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में सुभाष बाबू ने बंगाल के युवाओं को संगठित करके बहुत ही कम समय में एक ताकतवर नेता के रूप में स्थापित हो गए। समय बीतने के साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी मतभेद उभरने शुरू हो गए, क्योंकि महात्मा गांधी पूरी तरह से अहिंसा, सत्याग्रह और बातचीत के जरिए आजादी पाने के पक्षधर थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थक युवा नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों को केवल शांतिपूर्ण तरीकों से देश छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। साल 1938 में सुभाष बाबू को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कर देश के औद्योगिक भविष्य की नींव रखी। लेकिन साल 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में वैचारिक संघर्ष देखने को मिलते हैं। सुभाष बाबू दोबारा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने और महात्मा गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना, जिससे आहत होकर सुभाष बाबू ने कांग्रेस के द्वारा कार्य समिति में निरंतर पैदा की जा रही अड़चनों को देखते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए संगठन की नींव रखते हैं। अंग्रेज सरकार सुभाष बाबू की लोकप्रियता और उनके क्रांतिकारी विचारों से बेहद डरी हुई थी। इसलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो अंग्रेजों ने उन्हें उनके कोलकाता स्थित एल्गिन रोड के पुश्तैनी घर में कड़ी सुरक्षा के बीच नजरबंद कर दिया। लेकिन नेताजी के इरादे बहुत बड़े थे और वे जानते थे कि इस युद्ध के दौरान देश से बाहर निकलकर अंग्रेजों के दुश्मनों से हाथ मिलाना ही आजादी का एकमात्र रास्ता है। 17 जनवरी 1941 की सर्द रात में जब पूरा शहर सो रहा था और पुलिस के जासूस पहरा दे रहे थे, तब नेताजी ने एक बेहद साहसी योजना के तहत अपनी पहचान बदली और एक पठान बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण कर अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ उसकी काले रंग की वेंडर कार में बैठकर भाग निकले। वे कोलकाता से धनबाद के गुमोह स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी और कड़े पहरे के बीच पेशावर पहुंचे। वहां वे अत्यंत दुर्गम पहाड़ी, बर्फीली हवाओं और कबीलाड़ इलाकों को पार करते हुए वे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचते हैं, जहां उन्होंने खुद को गूंगा और बहरा साबित किया ताकि कोई उनकी पहचान जान न सके। काबुल से इतावली पासपोर्ट की मदद से सोवियत संघ होते हुए वे अंततः जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचते हैं, जहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। We are now living in a period which is pregnant with immense possibilities. और आजाद हिंद रेडियो स्टेशन की शुरुआत करते हैं, जिसकी पहली गूंज ने पूरे भारतवासियों के रोंगटे खड़े कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ। बर्लिन में नेताजी ने अडोल्फ हिटलर से भी मुलाकात की और युद्ध बंदियों के रूप में पकड़े गए भारतीय सैनिकों को देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जहाँ सैनिकों ने पहली बार आदर पूर्वक नेताजी कहकर पुकारा। लेकिन जब युद्ध का रुख पलटने लगा तो नेताजी ने समझा कि अब एशिया से भारत पर हमला करना
करना ज्यादा प्रभावशाली होगा। जापान उस समय अंग्रेजों को लगातार शिकस्त दे रहा था। जर्मन से जापान जाने के लिए नेताजी ने जीवन की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक चुनी और जर्मन पनडुब्बी U-180 में सवार होकर हिंद महासागर के खतरनाक पानी में अपनी पनडुब्बी बदलकर जापानी पनडुब्बी I-29 में सवार होते हैं और लगभग 90 दिनों की मौत से भरी यात्रा के बाद वह सुरक्षित जापान पहुंचे, जहां महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी को सौंप दी, जिसके बाद नेताजी ने फौज का पुनर्गठन कर उसमें अभूतपूर्व जोश भर दिया और महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। सिंगापुर के मैदान से जब उन्होंने गर्जना की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो, तो वहां मौजूद हर सैनिक देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गया। अगस्त 1945 तक आते आते जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया तो नेताजी ने अपनी रणनीति बदलकर सोवियत संघ की शरण में जाने का फैसला किया ताकि वहां से संघर्ष जारी रखा जा सके। 17 अगस्त 1945 को उन्होंने साइगोंग से अपनी यात्रा शुरू की। विमान में जगह की भारी कमी के कारण वे केवल कर्नल हबीबुर रहमान को अपने साथ ले सके। 18 अगस्त को ताइवान के ताइहू हवाई अड्डे पर विमान में ईंधन भरने के बाद जैसे ही उड़ान भरी गई, हवा में कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर एक भयानक विस्फोट हुआ। विमान का बाया इंजन प्रोपेलर समेत टूट गया और विमान अनियंत्रित होकर रनवे से दूर क्रैश हो गया। विमान के गिरते ही पिछले हिस्से में मौजूद पेट्रोल टैंक फट गया, जिससे नेताजी का शरीर पेट्रोल से भीग जाने के कारण आग की लपटों में घिर गया। कर्नल हबीबुर रहमान ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और ताइहुको के सैन्य अस्पताल ले गए, जहां लगभग 90% झुलस चुके नेताजी होश में आने पर कर्नल हबीब से कहा कि मेरा अंत निकट है, लेकिन तुम देशवासियों से कहना कि सुभाष ने अंतिम सांस तक देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उसी दिन रात लगभग 9 बजे नेताजी ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार ताइहोको में ही किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेनकोजी मंदिर में सुरक्षित रख दी गई। लेकिन जब यह खबर भारतीयों तक पहुंची तो देशवासियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और इसी बीच अंग्रेजों ने लाल किले में आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारी शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और प्रेम कुमार सहगल पर मुकदमा चलाकर एक बड़ी भूल कर दी। इस मुकदमे ने देश के सभी धर्मों के लोगों को एकजुट कर दिया, क्योंकि आरोपियों में एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख शामिल थे। पूरे देश में इस मुकदमे के खिलाफ भारी जन आक्रांति भड़क उठी और जवाहरलाल नेहरू, फूला भाई देसाई व तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े वकील उनके बचाव में उतरे। आखिरकार नौसेना के विद्रोह और देशव्यापी आंदोलन के दबाव में आकर अंग्रेजों को तीनों अधिकारियों को बिना शर्त रिहा करना पड़ा। नेताजी की मृत्यु का रहस्य समय के साथ सुलझने के बजाय और उलझता गया। इसकी जांच के लिए 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई फिगिस रिपोर्ट और 1956 में भारत सरकार द्वारा गठित शहनवाज कमेटी ने विमान दुर्घटना की बात को सही माना, लेकिन नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस इस रिपोर्ट को पूरी तरह से असहमत थे और उनका मानना था कि उनके भाई जीवित हैं। इसके बाद 1970 में सेनाव्रत जस्टिस GD खोसला के नेतृत्व में बने खोसला कमीशन विमान दुर्घटना की थ्योरी का ही समर्थन किया। इसी दौर में देश के अलग अलग कोनों से नेताजी के साधु के रूप में जीवित होने की अफवाहें उड़ने लगी, जिससे 1959 में बंगाल के जलपाईगुड़ी के सैलमारी आश्रम से साधु श्री संत शरद नंदन जी का प्रमुख था, लेकिन बाद में स्वयं उस साधु ने इन दावों को खारिज कर दिया। सबसे रहस्यमयी और लंबी चर्चा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और अयोध्याबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा यानी भगवान जी को लेकर हो रही थी, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर लोगों से मिलते थे और जिनके निधन के बाद उनके कमरे से नेताजी के परिवार की तस्वीरें, बंगाली किताबें और विश्व राजनीति के नक्शे बरामद हुए। साल 2002 में कोर्ट के आदेश पर नेताजी के परिवार के सदस्यों के DNA का मिलान गुमनामी बाबा की वस्तुओं से प्राप्त DNA से करवाया गया, जिसकी वैज्ञानिक रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव आई, जिससे यह सिद्ध हो गया कि गुमनामी बाबा और नेताजी का कोई संबंध नहीं था। मुखर्जी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि ताइवान की सरकार में उस विमान दुर्घटना का कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं था, इसलिए नेताजी की मृत्यु वहां नहीं हुई। लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी के कारण भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। साल 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से संबंधित सभी गुप्त फाइलों को सार्वजनिक कर दिया, लेकिन इस फाइलों में 1945 के बाद उनके कहीं जीवित होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। नेताजी ने अपने परिवार और उनकी सुपुत्री अनीता बोस ने भी हमेशा इसी बात को स्वीकार किया है कि नेताजी का निधन उसी विमान दुर्घटना में हुआ था और वे मानती हैं कि उनकी मृत्यु को एक अंतहीन रहस्य बनाए रखना उनके महान जीवन और देश के प्रति उनके अतुलनीय बलिदान के साथ अन्याय है। नेता सुभाष चंद्र बोस आज भले ही हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ नारा
जय हिंद आज भी हर देशवासियों के रगों में दौड़ता है और उनका अदम्य साहस, निस्वार्थ देश प्रेम और अद्वितीय व्यक्तित्व हमेशा भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बनकर अमर रहेगा।